अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एपिसोड नंबर 3। नावल नेम है शम्सुल लिया। और चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसके अचानक यूँ आने पर मज़म ने इसकी जानिब घूरकर तिरछी निगाहों से देखा। आहा! मुझे तकलीफ हो रही है बरीरा, रोंदी सी आवाज़ में बोली। वेट, मैं देख रहा हूँ बरीरा। बेड पर बैठी हुई थी और मज़म इसके बराबर में। इसकी आंखों में कुछ चला गया था जिसकी वजह से इसकी आंख तकलीफ कर रही थी और बिल्कुल नहीं खुल पा रही थी। इसने मज़म इसके खुले बाल कान के पीछे कर तकलीफ करने वाली आंख को अपनी उंगलियों से ज़बरदस्ती खोलते हुए इनमें झाँक कर बखूबी देखने लगा कि वो तकलीफ देने वाली चीज़ नज़र आ जाए ताकि वो निकाल सके। तकलीफ की शिद्दत से वो मुसलसल अब्बी की आवाज़ निकाल रही थी जो बाहर से गुजरने वाले को यकीनन गलत तासुर देती। जाननशीर को मुकम्मल इग्नोर कर वो दोबारा अभी इसकी आँख में देखने लगा था और यूँ आँखें देखने के चक्कर में वो बरीरा के कितने करीब बैठा हुआ था इस बात की शायद इसे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जाननशीर को बाखूबी हो रहा था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो परेशान होकर कहता हुआ इसके चेहरे से ज़रा दूर हुआ। अब्बी बहुत तकलीफ हो रही है, वो लड़की आँखें मसलते हुए फिर बोली। इसकी आंखें लाल हो चुकी थी, फिर वो मुसलसल मसले भी जारी थी जिसकी वजह से तकलीफ मजीद बढ़ती मालूम हुई। अच्छा, मैं दोबारा देखता हूँ। मज़म परेशान लहजे में कहता दोबारा इसकी आंख को देखने के चक्कर में करीब आया ताकि जानशीर से मजीद बर्दाश्त न हो। वो तेज़ी से बोला, जाके मुँह धो लो ना, खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर यही जुमला वो नरमी से कहता तो लगता वो फ़ौरन वो फ़िक्र कर रहा है, मगर वो इतनी जल्द तड़े लहजे में कह रहा था कि लगा जैसे मुकब्बल की तकलीफ को भी अहमियत नहीं दे रहा। हाँ, तुम एक काम करो, जाके आँखें धो कर आओ, जो भी चीज़ होगी वो निकल जाएगी। जाओ, मसलो मत, तकलीफ़ बढ़ेगी, वरना अगर फिर भी तकलीफ़ ना हो तो फिर मैं डॉक्टर के लिए ले जाऊँ। इस बात पर डॉक्टर के लिए कौन लेकर जाता है? पहले तो यही सोचकर जानशीर का खून खौला। क्या मज़हम भाई कुछ ज़्यादा ही पॉज़ेसिव नहीं हो रहे थे बरीरा को लेकर? शायद तरस खा रहे हों, चूँकि अगर मोहब्बत करते तो शादी ना कर लेते इस मोटी और काली से। यही सोचकर इसने अपना सर करते हुए झटका ओके मज़हम की बात मानते हुए उजलत से उठकर बरीरा वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वो कौन-सी इसकी फ़िक्र में घुल रहा था जो इसकी वॉशरूम से वापसी के इंतज़ार में खड़ा है, लेकिन वो खड़ा था, नहीं जानता क्यों इन दिनों को अकेले कमरे में छोड़कर जाने का इसका ज़रा दिल न किया। ठीक हो, वो आँखें मसलती हुई लौटी थी। इसने वज़न की फ़िक्रमंदी आवाज़ सुनी। बेहतर है, प्रीरा नरमी से बोली। शायद जो चुभन करने वाली चीज़ थी, वो धोने के सबब आँख से निकल गई थी, लेकिन तकलीफ़ अभी भी हो रही थी, हल्की-हल्की सी। ओह! मैं तो भूल गया, मदन भाई आपको नीचे बड़ी अम्मी बुला रही हैं। इसके पास वहाँ मज़ीद खड़े रहने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए इसे तो जाना ही था। लेकिन इनके दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर जाए हरगिज़ नहीं, इसलिए मज़हम को पहले निकलने का बंदोबस्त किया। देख लो, तकलीफ़ हो रही हो तो फ़ौरन नीचे आ जाना, मैं नीचे ही बैठा हूँ। डॉक्टर के लिए फिर चलूँगा, ठीक है? मैं देख कर आता हूँ अम्मी क्या बोल रही हैं। मौज़म बरीरा की जानिब देख नरमी से कहता, अगली तिरछी निगाह जानशीर पर डालकर कमरे से खामोशी से निकल गया। इसकी आँखों से मुसलसल आंसू आ रहे थे जिसका सबब वो टिक्की लेने के लिए दान की जानिब बढ़ने लगी। मुकब्बल समझ गया था कि वो क्या लेना चाहती है। इससे पहले कोई आगे बढ़ती तेज़ी से टिश्यू पेपर लाकर इसकी जानिब बढ़ाया। माना जस्ट छोटी-सी सही, लेकिन ये ज़िंदगी में पहली बार था कि इसकी जानिब से कोई मदद आई थी। वो बगैर किसी प्रेशराइज़ और ज़बरदस्ती के, यहाँ तक कि बिन माँगे टिश्यू पेपर तो आगे बढ़ा दिया था, लेकिन वो इसके कदर वसूल रहा था जैसे एहसान कर रहा हो कोई। मगर एहसान करने वाले एटीट्यूड को तो झटका तब लगा जब लड़की बराबर से गुज़र गई, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे वह नज़र ही ना आ रहा हो। इसने खुद जाकर सिंगारदान पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और अपनी आँखों से बहने वाले पानी साफ़ करने लगी। अगले ही पल जानची ने टिश्यू को अपनी मुट्ठी से बांध लिया और वो भी दांत पर से आकर वो इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही थी। इसे होनो इंसानी की मदद कर रहा था, लेकिन वो कहता नहीं, कुछ लोगों को इसे त्रास नहीं आती। दिल ही दिल करते हुए इस टिश्यू का बाल बनाकर सिंगारदान पर मारता वहाँ से चल दिया। वह बाल बिल्कुल परीरा के फेस से बराबर गुजरकर सिंगारदान पर लगा था और मुकब्बल ने इतनी फ़ोर्स के साथ मारा था जैसे सारा गुस्सा इस बेजान टिश्यू पर ही निकाल दिया हो। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की ने ना तो फिर पलट कर देखा, ना ही इसे कुछ कहा, यहाँ तक कि वो कमरे से निकल गया। हाँ, ये भी एक सच है कि इसके कमरे से निकलते ही इस लड़की की आंखों में शदीद रंज उभरा। मामा कहाँ, हम कहीं चलें? और किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। काम बँटे हुए थे। इनके तीनों कज़िन मिल-बाँट करते। आयशा, ज़ुमर और बरीरा, चूँकि आयशा की शादी हो गई थी, तो अभी ज़ुमर और बरीरा ही बची थी। हर काम बारी-बारी इनके हिस्से में आ रहा था। वैसे तो आज ज़ुमर की बारी बनती थी, लेकिन वो लोग सुबह ही लौटे थे और काफ़ी थके हुए थे। इसलिए बरीरा की जगह बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई थी। इसकी वालदा अपने लिए चीनी नमक का पानी बना रही थी जब बरीरा ने इससे घर की शिफ्ट करने के लिए बात की। यास्मीन साहिबा बहुत बीमार रहने लगी थी, इसमें भी इन्हें रोज़ की बुनियाद पर 2 वक़्त रोटी पकानी पड़ती थी। इतनी गर्मी में इनके लिए रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दिन-ब-दिन होना ये चाहिए था कि सुबह रोटी बड़ी अम्मी बना ले और शाम में इसकी वालदा, ये फिर सुबह की वालदा बना ले और शाम में बड़ी अम्मी। लेकिन वो बहुत चालाक औरत थी, अगर ये तरकीब वाली बात कहो भी तो वो लड़ने
खड़ी हो जाती थी। इन्होंने दोनों वक़्त की रोटी इस वालदा को पकड़ा दी। अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, रोटी इसकी वालदा ही बनाएगी और सालन अपने हिस्से में ले लिया था। सालन क्या, वो तो बस चढ़ाया और 2 घंटे के लिए बंदा चला गया किचन से बाहर। हाँ, बार-बार आके देखना पड़ता, अज़ा वहाँ डालने पड़ते हैं, मगर रोटी की तरह आपको मुसलसल चूल्हे के पास खड़ा होना नहीं पड़ता। गर्मी की वजह से उसकी वालदा की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी और फिर घर के अफ़राद भी बढ़ गए थे। अगर वो अलग घर में जाकर रहेंगी तो उसकी वालदा को सिर्फ़ 2 बंदों का काम करना पड़ेगा। यहाँ तो पूरी फ़ैमिली का करना पड़ता है। जितनी इन बेचारी में हिम्मत भी नहीं, वो अपनी वालदा की मदद करना चाहती थी कामों में, लेकिन वो करने नहीं देती थी। ये कहकर अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये पढ़ने का वक़्त है। अगर तुम एक बार किचन में घुस गए तो तुम्हारी पढ़ाई फिर तुम्हें घसीटती ही चली जाएगी। यहाँ तक कि मुझे डर है कि वो तुम्हारे हाथ से कलम लेकर बेलन न पकड़ा दे। बरीरा 16 साल की हो गई थी, लेकिन इन्होंने अभी तक इसे ना तो खाना पकाना सिखाया था और ना ही रोटी बनाना, और ना ही वो सीखना चाहती थी। इनके पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई ज़ेवर नहीं था सिवाय तलीम के, और इस ज़ेवर से इसे इतना रास्ता कर देना चाहती थी कि आगे जाकर वो सर उठाकर चल सके। बाकी अपने सारे कज़िन्स के साथ कोई इसे खारत से ना देखे, कोई इसे ज़लील ना करे, कोई इसका मज़ाक ना उड़ा सके। तुम जानशी की वजह से बोल रही हो, नहीं शायद शदीद इस रास्ता के जानशी का यूँ अचानक चले आना रीरा के दिल को कितना भारी कर गया होगा। यकीनन वो अपने जज़्बात को बड़ी मुश्किल से सँभाल रही होगी। वो तकलीफ़ में बहुत, मगर दुःख नहीं दिखा नहीं रही। नहीं, मैंने तेज़ ताया से बात की थी। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँ तो अपने चैनल में मुझे कोई न कोई नौकरी दे ही देंगे, मगर मसला ये है कि काम ही पे जाना बहुत दौड़ पड़ेगा यहाँ से। आने-जाने के किराए में ही मेरे साथ तनख़्वाह चली जाएगी। वैसे भी अभी वो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो पता चला जेब से ही पैसे देने पड़ेंगे, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, इसलिए वहीं फ्री में घर लेते हैं। मेरे आने-जाने में भी आसानी रहेगी और आपको इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी वालदा को कोई इतराज़ नहीं था। ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक लगे। इसकी वालदा इतनी जल्दी मान जाएँगी, इसे अंदाज़ा नहीं था। वो थोड़ा हैरान हुई थी, मगर फिर सोचा कि शायद वो भी थक गई है इन रोज़ की लड़ाई-झगड़ों से, जो बड़ी अम्मी करती हैं इनके साथ। वो भी बात-बात पे बिला वजह के इन्हें आराम की ज़रूरत है, जो इन्हें इस घर में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। ठीक तो है, फिर मैं अपने दोस्त बगैर से कह देती हूँ, मैंने इससे बात कर रखी है। इसका भाई डॉक्टर बन रहा है, तापिश मुअज़्ज़म का दोस्त है, इसके तल्क़ात बहुत अच्छे हैं। माना वो बड़े वर्कर को भी जानता है, वो हमें वहीं करीब में 2 कमरों का अपार्टमेंट दिलवा देगा किराए पर, वो भी वो मुनासिब कीमत पर। वो दोनों माँ-बेटी अभी बात ही कर रही थी जब पीछे से फ्रिज खुलने की आवाज़ आई। दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा, कानों में ईयरबड्स लगाए, हल्की-हल्की गर्दन फुलाता फ्रिज से पानी की बोतल निकालता हुआ इन्हें जानिश नज़र आया। इसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे। यकीनन इसे कुछ नहीं सुना था, और अगर सुन भी लिया तो किसी को परवाह नहीं थी। और जहाँ तक जानिश का सवाल, तो खुद भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द इन माँ-बेटियों की शक्ल गुम हो इसके सामने से। अपने दिल में मगन माँ पानी की बोतल लेकर इन माँ-बेटी को मुकम्मल करता वहाँ से चला गया था। सब ठीक हो जाएगा। इसकी वालदा बड़ी मोहब्बत से गोया हुई दिलासा देने वाला अंदाज में, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मामा, नायक बेनियाज़ी से जवाब दिया। हाँ, इसकी बात सुनते ही बहुत से तलख़ यादों ने घेर लिया था, लेकिन हम खुद को सँभाल चुकी थी। वो अब फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसके सामने आ जाने से भी। वो सुबह उठकर वर्जिश करने की आदी था। आदत के मुताबिक वो उठकर वर्जिश करने के लिए टेरेस की जानिब आ गया। बाकी सब सो रहे थे। आज इतवार का दिन था, तो इसे इल्म था कि सब लेट ही उठेंगे। वो टेरेस की जानिब आकर भी खुली फ़िज़ा में गहरी साँस ले रहा था, जब अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई झाड़ू दे रहा हो। भला इतनी सुबह कौन झाड़ू देगा, वो भी तब जब सब सो रहे हैं और सबके कमरे के दरवाजे तक बंद थे। वो झाड़ू की आवाज़ पर सीढ़ियों की जानिब आया। अगले पल इसकी आँखें हैरत से फैली, साथ ही वो उलझा भी कि मुअज़्ज़म भाई सुबह ही सुबह उठकर सीढ़ियों की झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? ये तो घर की लड़कियों के काम है। इसने कुछ नहीं कहा, वो मुझसे अपनी एक्सरसाइज़ करने लगा। एक्सरसाइज़ करने के दौरान जब इसने दोबारा सीढ़ियों की जानिब झाँक कर देखा, तो इसे मुअज़्ज़म पोंछा लगाता हुआ नज़र आया। इसके चेहरे पर हँसी आई। ये सब क्या कर रहे थे मुअज़्ज़म भाई, और क्यों? अगर आज इसकी छुट्टी है तो आराम कर लेते, या कोई और काम या एक्सरसाइज़ वग़ैरह। ये झाड़ू पोंछा, मगर इनकी दुकान की छुट्टी तो जुमे की होती है, आज तो इतवार है। फिर जानिश ने पोंछा लगाते हुए देखकर सोच ही रहा था कि इसे अचानक याद है कि मुअज़्ज़म की छुट्टी तो जुमे के दिन होती है, फिर ये इतवार के दिन सुबह सवेरे उठकर झाड़ू पोंछा क्यों कर रहे हैं? वो ये सोचकर उलझ ही रहा था कि अब अरे मेरा बेटा पुप्पो की जान कैसे हो? वो सोमल पुप्पो कि जो इसके कमरे में खुद चलकर आई थी मिलने के लिए, वो भी निहायत मोहब्बत से इनके पीछे टिका खड़ी थी। सारे कज़िन में वो आज थी जिसकी आँखों में कोई नाराज़गी या खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत मोहब्बत से इसे देख रही थी और खुश हो रही थी इसकी वापसी पर। कैसे हो जानशी? सोमल पुप्पो के गले लगकर मिलने के बाद टिका नहीं फ़ौरन अपने नाज़ुक से हाथ इसकी जानिब बढ़ाए या मसल्ले के लिए। इसका अंदाज़ा सवाल करते वक़्त ख़ासा दोस्ताना, और वो दोस्ती तो थे हमेशा से, बल्कि अतीक़ा को तो यकीन था कि जानशी दिली-दिली से पसंद करता है। बस बड़ों की कुराई बचपन की मंगनी की वजह से ज़ाहिर नहीं कर पाता लफ़्ज़ में, मगर अपने माल के ज़रिए तो इसने हमेशा की यही ज़ाहिर किया था। वरना कौन-सा लड़का होगा जो आधा घंटा पैदल चलने के बाद एक ट्यूशन पहुँचना सिर्फ़ इसके साथ पढ़ने के लिए, लेकिन वो आता था
और ये तो मुमकिन ही नहीं था कि जानिशीर कहीं जाए और दादी इसके साथ बरीरा को ना चिपकाए। साथ पढ़ते थे और ट्यूशन भी, चूँकि वो दोनों हम उम्र थे तो क्लास में भी ज़्यादा साथ-साथ वही रहते, ट्यूशन में भी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मुस्कुराती हुई उसकी लड़की का नाजुक हाथ थाम इसने अपने हल्फ-वाल मुख्तसर अंदाज में बताया और साथ ही इसका भी पूछ डाला, क्योंकि पप्पू बिल्कुल इस वक़्त आई थी और जब वो कमरे से निकल रहा तो तीनों लॉन्च में एरिया में खड़े थे और सामने ही बरीरा का कमरा था। जैसे ही जानिशी ने टीका का हाथ पकड़ा, वैसे ही बरीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जानिशी ने अपने इशारे की मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा किया। भी पकड़ो और मज़बूत भी किया। वो अच्छे से जानता था इस लड़की को वो जल जाती थी। टीकों का साथ देखकर हमेशा वो सिर्फ़ बरीरा के चेहरे का रिएक्शन देखने के लिए खड़ा था। फूफो, आप सुबह ही सुबह कैसे इसने इन्हें मिले हाथों को नहीं देखा, एक लम्हे के लिए भी नहीं, इसलिए सिर्फ़ अपने फूफो को जन्म देखा जो इन दोनों के पीछे खड़ी थी। इसके लहज़े में हैरत थी, क्यों खैर ना होती वो इतनी सुबह जो आन धमकी थी। कल इसका पेपर था, पूरे दिन घर में शोर रहते और पढ़ाई कैसे करेगी? ये सारा फंक्शन और मेहमानों को इन पेपर के दिनों में आकर टिपकना है। ज़ुहैरा यही सोच दिल में कर रही थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ़ हैरत के तासुरात को ज़ाहिर किया, वरना पप्पू ने खामख़ा इस पर ही आँचें बनाना शुरू कर देनी और इसका भी कोई दिल नहीं था सुबह सवेरे इनके राग सुनने का। आज अनुश्री से मिलना था कर रहा थी अम्मा ने बताया फ़ोन पर, तो भई मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मेरा बच्चा आया हुआ है इसलिए सुबह ही आ गई। पता है जानशी, मैंने नाश्ता नहीं किया, तभी नीचे मज़म को कह कर आई हूँ नाश्ते के लिए कि हलवा पूरी ले आए, और यास्मीन भाभी से चाय का कह दिया। चाय पिए बगैर घर से निकल जाओ तो सर भारी हो जाता है, लेकिन अपने बेटे के आने का सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं बगैर नाश्ते के लिए चली आई। कमल फूफो की सारी बातों में तवज्जो तलब चाहती सिर्फ हलवा पूरी की लगी थी। मज़म हलवा पूरी लेने जा रहा है, मैं इसे बोल देती हूँ मुझे पराठा खाना है। इससे अच्छे से इल्म था कि अगर वो कमल फूफो के सामने खड़ी रही तो वो उसे ये सुना-सुना कर पकाती रहेगी कि वो जानशी के लिए कैसे जंग में जाने वाले किसी सिपाही की तरह खूब कुर्बानियाँ देने के बाद घर से निकली है। और कुर्बानियाँ भी क्या थी, सिर्फ़ एक चाय का कप छोड़ने के आना और फिर पानी वाली चाय का यहाँ के जो दूध वाली भी चाय के मज़े उठाएगी, इसका कोई हिसाब नहीं। ऊपर से हलवा पूरी का नाश्ता अलग। वो अपनी बात कहते हुए तेज़ी से वहाँ से भागी और कोई कह रहा था वो डाइनिंग करेगा मेरे लिए। होनो डाइटिंग के मैदान में उतरते ही तो इसका का डंडा फूट जाता है। ये करेगी डाइटिंग, इस लड़की ने तो नज़र करम किया ही नहीं, मिले हुए हाथों पर जलना तो बहुत दूर की बात, ठहरो ऊपर से कैसे भागकर गई। हलवा-पूरी का नाम सुनते ही जैसे वो ज़्यादा ज़रूरी है इसे नज़र नहीं आ रहा। इसे अतिका का हाथ पकड़े खड़ा। अजीब वो बेवकूफ़ लड़की थी, दोगली कहीं की। कैसे फ़ोन पर कह रही थी तुम्हारे लिए डाइटिंग करूँगी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाऊँगी, कुछ नहीं हो सकता था इसका, इसने हमेशा ऐसे ही रहना है, मोटी कहीं की। दानिश के नज़दीक वो सिर्फ़ नाराज़ थी, शादी ना होने की वजह से, वरना मुखितर ही इसकी अभी भी है। यही वजह थी कि वो जल रहा था बुरी तरह, कि ज़रा ख़्याल नहीं कर रही अभी भी अपने वज़न का। ये नहीं कि अपनी बात पर कायम रहकर वज़न कम करने की कोशिश करे, उल्टा पराठा खाएगी, कहना चल पड़ी। यूँ ही जलते करते वो अपना लेकर वो तीखा का हाथ छोड़ चुका था। मज़ीम नल्लापुरी लेने जा रही हो, वो बाइक स्टार्ट कर रहा था जब वो दरवाज़े से तेज़ी से निकली। हाँ, कुछ और खाओगी तो बताओ, वो भी ले आऊँगा। वो बाइक पर किक मारते हुए इसकी जानिब देखकर नरमी से पूछने, हाँ, इसकी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। हाँ, पराठा हुआ तो अपनी बात कहते इसने ज़रा इंतज़ार किया और तेज़ी से इसके पीछे बैठ के जिस पर मुस्कुराया। रात भर पढ़ाई की, कुछ ज़्यादा कर ली है क्या? बहुत ज़्यादा, ऊपर से सर भी बिल्कुल सुनसा हो रहा है, इसलिए हुआ हवा खुला दूँ थोड़ी, किसी मासूम बच्चे की तरह कहते हुए इसने मज़्ज़म के लिए कंधा पर सर रख दिया। चलो मैं हवा खिलाता हूँ, लेकिन पहले इसका स्कार्फ़ या दुपट्टा पहन कर आओ। इसने ये जुमला ज़रा सख्ती से अदा किया, मुक़ाबल जानती थी बहस करना बेकार है। मज़्ज़म ने एक बार कह दिया तो कह दिया, वो लेकर तभी जाएगी जब वो स्कार्फ़ या दुपट्टा पहनेगी, और हर बार का होता है, इसलिए बहस करने में होता है क्या? यह भी नहीं, फ़ौरन उतरी और जल्दी से अंदर की जानिब भागी। सिर्फ़ 4 मिनट बाद फिर से भागती हुई दरवाज़े से दोबारा बाहर आती नज़र आई। अब इसका सर लाइट ब्लू रंग के शाल से कवर था जो इसकी माँ की थी। अब ठीक है ना? हेडकॉप्टर भरे लहजे में पूछ रही थी और जिस पर मुकब्बिल ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ओह नो! जैसे पूरी दुनिया मुझे देखने बैठी। हीना अजीब तरह झंझोड़ कर कहती, मुँह बसोर कर अब वापस के पीछे बैठी। मुकब्बिल ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, वो सिर्फ मुस्कुराता हुआ बाइक चला दी। वो बाइक के सामने खड़ी हो गई थी, जबकि मज़्ज़म अंदर गया था और हलवा पूरी लेने। कुछ ही देर बाद वो लौटा तो इसके हाथ में 2 शॉपर्स थे। ये लो और देखो, कुछ और तो नहीं चाहिए। हलवा पूरी वाली शॉपर को इसने बाइक पर टाँगा था, जबकि दूसरी बजीरा के वाली की नमक पारा, पेस्ट्री, बिस्किट। अगर मैं यहीं सब खाती रही ना तो कभी पतली नहीं होंगी। और वो शॉपर के अंदर मुझे सामान के एक निगाह जायज़ा लेने के बाद मज़्ज़म की जानिब देखा, शिकवा कह रही थी, होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक हो तुम बिल्कुल, बंदे को ऐसे ही जानदार होना चाहिए, आज के दौर में ख़ास तौर पर लड़कियों को। इसकी बात सुन वो बेइख्तियार हँस दी। हाँ, मैं तो रेसलिंग लड़ने जा रही हूँ, जानदार होना चाहिए, इसमें मैं प्यार से लड़के का कहा जुमले नहायत तंज़िया अंदाज़ में दोहरा रही थी। जाना है तो चली जाओ, मेरी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं, लेकिन 5 बजे से पहले वापस लौटना होगा, साथ ही सर पर
स्कार्फ और फुल आस्तीन शर्त है। अपनी यह बात कहते हुए वो बाइक पर बैठ रहा था। हाँ, 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 आपको तो बस ना चले अबाया पहनाकर कश्तियाँ करवाएँ मुझसे। वो मुँह बहुत छोड़ कर कहती के पीछे बैठी। इसके जलते से जवाब सुनकर वो मुस्कुराते हुए जा रहा था। हाँ, सोचो ना कितना मज़ेदार होगा फुल अबाया पहनकर लड़की कश्ती लड़ते हुए। फिर हम जैसे सिर्फ लड़के भी कश्तियाँ देखने लग जाएँगे। इस बात की सुनते ही फ्रीडा ज़ोर से हँसती। मुझे आपका टेस्ट पता पता चल गया। मैं बड़ी अम्मी से कहूँगी इधर-उधर नाज़ुक सी लड़कियों को देखने में वक़्त ज़ाया ना करे। किसी रेसलर को ढूँढ ले। चलती हुई गाड़ी में इस आवाज़ की हवा दबाव सबब थोड़ी हल्की आ रही थी, लेकिन पूरी सी बात सुनने के बाद मज़्ज़म सर झटकते हुए ज़ोर से हँसा था। रेसलर की क्या ज़रूरत है? मुझे बस अपनी जैसी एक ढूँढ दो। कबल की बात सुनते ही ब्रीडा को लगा शायद बाइक पर होने के सबब वो ठीक तरह सुन नहीं पाई, इसलिए तेज़ी से उसके कंधे पर अपनी थोड़ी सी मारकर थोड़ा झुक कर बैठी। आपको वाक़ई मुझे ऐसी लड़की चाहिए जहाँ सबको दुबली पतली दुबली खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। वहाँ मज़्ज़म की फरमाइश बिल्कुल उल्टी थी। ब्रीडा ने तो है रद्द करनी ही थी बिल्कुल। ताकि जब वो मेरे पीछे बैठे तो मुझे तो पता तो चले कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, थोड़ा वज़न होना चाहिए। और ठीक है, मैं बड़ी अम्मी से बोल दूँगी थोड़ी वज़न वाली बंदी लाओ मज़्ज़म के लिए। इसने लाल कश्ती दिखानी है फुल कपड़े में। ब्रीडा शरारती से अंदाज़ में खूब हँसते हुए कह रही थी, यहाँ की लस्सी पसंद है ना तुम्हें? लो। इसने शॉप के आगे बाइक रोकते हुए पीछे मुड़कर ब्रीडा की जानिब देखा। सुधार के क्यों मुझे बम का गोला बनाने पर तुले रहते हो? चलो यहाँ से, मैं ज़्यादा देर इसे नहीं देख सकती, मेरा सब्र टूट जाएगा। वो बच्चों की तरह अपनी आँख पर दोनों हाथ रख दिए। रो तो चेहरा कर बनाकर मुँह से मैं बोली, और वो नहीं जानती इसका बच्चों की तरह दोनों आँखों पर हाथ रख लेना मुकब्बल को कितना क्यूट लगा था, सोच लो। पता नहीं फिर दोबारा कब इस रास्ते से आना हो। वो इस फैसले पर नज़रसानी करने की दावत दे रहा था। हाँ, हाँ, सोच लिया, अब जल्दी चलो ना, मैं नहीं देख सकती। कहते हैं ना किसी की हड्डी ही चौड़ी होती है, इसके साथ वही मामला था। वो खाने-पीने की वजह से मोटी नहीं हुई थी, वो बचपन से ही हेल्दी थी। इसने जानबूझ के चक्कर में बहुत डाइटिंग की थी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसे उल्टी इतनी कमज़ोरी पड़ी कि एक बार ट्यूशन में ही बेहोश हो गई। इसे अस्पताल में लेकर भाग गया तो डॉक्टर को तो बकरा चाहिए होता है, ख़ास तौर पर कराची के डॉक्टर्स को। अगर कोई बंदा आया तो कोई बीमारी होगी ही होगी, वरना क्यों आता है? इसकी कमज़ोरी को हाईलाइट करके इन्होंने पूरे दिन इसे ड्रिप्स लगाए, जिसका सबब पूरे 5,000 का बिल बन गया था, जो माज़िम ने अदा किया। फिर घर आने के बाद 5,000 रुपए के चक्कर में बड़ी अम्मी ने जो इसकी 1 लाख लगाई थी। ज़मान हफ़ीज़ साहब अपने कानों पर हाथ रख रहे थे, जबकि वो बेचारी बिल्कुल इनके सामने होने के सबब कानों पर हाथ रखने से भी कासिर थी। इसलिए पूरी कव्वाली सुनी, क्योंकि बड़ी अम्मी की आदत गुस्से में एक जुमले को बार-बार दोहराना, इसलिए इसे तो वो कव्वाली आज तक आते-आते पूरी हिफ्ज़ भी हो गई थी। वो क़वाली के सबब बनी थी। डाइटिंग छोड़ने का तो खुदा न ख़ास्ता भी अस्पताल ना पहुँच जाए, मगर खाने-पीने पर काफ़ी कंट्रोल रखती थी। अब क्या वज़न कम नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, मगर मुझे बढ़ना भी नहीं। हाँ, कभी-कभार किसी वीडियो या क्लिप को देखना अचानक से भूत पर चढ़ता था, तो वो वज़न कम करने के लिए छोटे-छोटे का करने का, जैसे गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना या पूरे दिन नीम गर्म पानी पीना, फिर अदरक खाना, सुबह सुबह इफ्तार निहार मुँह, फिर बिन गोभी को पका इसका पानी पीना, लेकिन फिर वो भूत तेज़ी से उतर भी जाता। मुश्किल मिजाजी नहीं थी इसके भूत में। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर भी ना कहना। मज़्ज़म के साथ गई और इसने लस्सी नहीं पिलाई। वो अभी भी मौका दे रहा था कि चाहे तो फैसला बदलो, आराम से बैठ के लस्सी पीते हैं। नहीं करूँगी शिकवा, बस अब चलो। लस्सी की शॉप पर वो हल्की-हल्की मीठी-मीठी दही खुशबू आ रही थी। इस लम्हे वो इसकी नाक को चढ़ रही थी, इसलिए मुश्किल हो रहा था अपनी मनपसंद चीज़ को छोड़ना, लेकिन वजह वो हलवा पूरी खाने वाली थी। साथ ही मौसम ने बेकरी का सामान भी लाया था, ऐसे में लस्सी भी पीना और हो जाएगा, इसलिए ओवर हो जाएगा, इसलिए सोचा बाद में पिएगी। अभी तक इसने अपनी आँखों पर से हाथ नहीं हटाया था, मगर नाक मुकम्मल जिकड़ चुकी थी। डर किस वक़्त भी नीयत ना बदल जाए, इसलिए जल्दबाज़ी मचाने लगी। मौसम ने मुस्कुराते हुए एक बार घूर से इसके चेहरे को देखा और फिर आगे मुड़कर गाड़ी स्टार्ट की। ये पराठा किसके लिए है? वो सब नीचे फर्श पर दस्तरख़्वान खान बिछाकर आदि के आदत के मुताबिक नाश्ता कर रहे थे। बस आज फ़र्क इतना था कि सोमल फूफो की फैमिली और जानशी साथ थे। पूरी भरपूर भरी चौपड़ पड़ी हम अम्मी के हाथ में थी, वो सब इसे बनाकर दे रही थी। जब इनके हाथ में पराठा आया तो मौसम की जानिब देखते हुए अबरू चुकाकर उलझ कर पूछने लगी, "ब्रीरा क्या और भला किसका होगा? वही वादे जिसे पूरी से ज़्यादा पराठा पसंद है।" छोले के साथ मुअज़्ज़म को बोलने का मौका दिए बगैर ज़ुमर तेज़ी से बोली, "तो दिलवाने की क्या ज़रूरत थी? एक ला देते, एक देख नहीं रहे पहले ही कितनी मोटी हो रही है। ऐसे ही रही तो कहाँ से आएगा इसका कोई अच्छा रिश्ता? अभी से इसके मोटापे की वजह से अपनी उम्र से दुगनी लगती है। बारात में भी सब इसे आयशा से बड़ी समझ रहे थे। बड़ी अम्मी को फ़ौरन ही एतराज़ हो गया था। इसके दो इसके 2 पराठे आने पर, जिसकी वजह से वो सबके सामने इसके मोटापे को मौज़ू बनाकर शुरू हो गई। दानिश एक मुश्त नाश्ता करता रहा, इसने एक बार भी निगाह उठाकर बड़ी अम्मी की जानिब नहीं देखा, ना ब्रीरा की, लेकिन एक अंदाज़ा था जिसने मुनाज़िर के लिए अब तक रोना शुरू कर चुकी होगी, वो यहीं से रह गया था, इसलिए
अच्छे से जानता था ये कोई नई बात नहीं है कि बड़ी अम्मी इसके मोटापे को मौजू बनाकर सबके सामने जलील करना शुरू कर दे। ने कोई अहमियत नहीं थी इस बात को और दे भी क्यों इसकी लड़की की ज़ुबान कहाँ रुकती है खाने से ये नहीं अपने खूबसूरत मुदीर को देखकर थोड़ा-सा खुद भी खूबसूरत होने की कर ले वो ना हर वक़्त भूखों की तरह खाती रहती है। मानो भी इसे देख नहीं रहा था लेकिन यकीन था कि अब तक वो भैया के मोटे-मोटे आँसू टपकने शुरू हो चुके होंगे। और भी हो गया अब पराठा दो इधर उर्जियत ने मुसर्रियत को कफ़ियत भरी आवाज़ थी जो इसकी कानों के समात टकराई जिसे सुनते ही इसने हड़स से निगाह उठाकर अभी इस लड़की की जानब देखा जो नाहित एटीट्यूड के साथ अपने कानों में उँगली मचलते हुए बड़ी अम्मी की जानब देखा दो टोक अंदाज में कह रही थी देख रहा हूँ कैसे तुम्हारा खाकर तुम्हारी माँ को गिरा रही है ये कुछ बोलोगी तो नहीं तुम तैयबा बेगम फौरन जज़्बा होकर जान के पूछते हुए मज़्ज़म से शिकायती लहज़े में बोली, "तुम भी तो बच्ची को सुलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती।" करीब साहिब बरीरा की हमाकत में बोल पड़े थे, "कोई दुश्मन नहीं हूँ इसकी, इसके अच्छे के लिए ही बोलती हूँ। कल को इसकी शादी भी हमने करनी है, कौन करेगा इसकी शादी?" फिर तैयबा बेगम भी फ़ौरन अपनी सफाई में जताते हुए बोली, "जानिश के कानों को कोई चीज़ आज तक तो इतनी जाने लगी जितनी अपने ताई के ये जुमले लग रहे थे, तो कौन करेगा इससे शादी फिर?" क्या वो भूल गई थी कि बरीरा इसकी मंगेतर है? वो क्यों बार-बार इस तरह के जुमले बोल रही थी? ये तो नाश्ता भी नहीं कर सकता इंसान इंसान सुकून से। हाथ पकड़ कर चमचे ज़ोर से दूसरे कान पर मारता कर खड़ा हो गया था। सबकी बातें वहीं रुक गई थी। इस औरत का नाम तैयबा नहीं, ईशान नहीं होना चाहिए था। सुकून से नाश्ता भी नहीं करने देती। वो दानिश की तरह नाश्ता छोड़ के नहीं उठती थी। सुबह तो अपनी प्लेट और वो पराठा लेकर कमरे की जानिब चल दी थी ताकि आराम से बैठकर वहाँ खाए। इनके साथ था। मुझे पता था इनका टेप रिकॉर्ड बंद नहीं होना। वो गंदा आलूदा किस्त कचरा-कचरा चलती ही रहेगी जब तक वो इसके सामने बैठी रहेगी। जानिशर, बरीरा दोनों ही नाश्ता छोड़कर चले गए थे। बाकी सब नाश्ता करने लगे लेकिन बाद में मौजूद था जिस वक़्त से एक लक़्मा नहीं उतर रहा था वो नगार सीढ़ियों की जानिब जा रही थी इसलिए वो भी दिया सब दिन रात वो सिवाय टिक के कोई से बात भी नहीं कर रही थी। मिडिल क्लास फैमिली में माफ़िया नहीं माँगनी चाहती तो खुद ही बातचीत शुरू कर देती हैं या फिर ऐसे ज़रिए पैदा करती हैं जिसकी वजह से सामने वाला मजबूर हो जाए बातचीत शुरू कर देने पर भी ऐसे ही अपने कमरे में एसी लगवाने वाले को बुलाकर ताकि खुद ही मजबूर हो जाए इससे बात करने पर। क्योंकि पहली बार इनके कमरे में एसी लगने जा रहा था गर्मी में गर्मियों में तो सबकी नाराज़गी खुद ही खत्म हो गई थी। राफ़िया तो इसे एसी वाले के साथ ही लगा रहा था पूरा कामों में इतना ही नहीं बस एसी वाले कमरे में से निकला है तो सारे कज़न्स ज़रम, ज़ुमर, अलिशा और राफ़िया और अतीका इसके कमरे में एक कब्ज़ा जमा बैठे। हालत ये थी कि बड़ी उम्मीद एक था पालक लेकर लेकर जानिश के कमरे में पहुँची ताकि एसी के मज़े भी लेती रहे और लड़कियों से पालक भी कटवा ले। बड़े अब्बू और माज़ूम तो अपने-अपने कमरे से चले गए थे। घर की सारी औरतें इसके कमरे में आन पहुँची थी, यहाँ तक कि दादी भी अगर कोई नहीं था तो सिर्फ़ बरीरा और उसकी वालदा। इसके कमरे में 1 टन का एसी लगना था लेकिन इसने 2 टन का लगवाया। इतना बड़ा कि टेरेस का पर्दा ढक दिया जाए और वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए अपने कमरे का तो इसके बरीरा वाले कमरा और बीच का सीन इतना ठंडा हो रहा है कि जैसे इनमें भी एसी चल रहा हो। जानिश ने लड़कियों की फरमाइश पर अपने एलसीडी पर फ्रोज़न टॉक लगा दी जिससे लड़कियाँ पालक काटती जा रही थी और देखती जा रही थी। जबकि राफ़े ज़रम और वो अपने-अपने मोबाइल में मगन हो गई थे। कहने को बड़ा मज़ा आ रहा था चिलचिलाती धूप में ठंडा कमरा पुरसुकून माहौल लड़कियाँ खामोशी से कार्टून देखने में ख़वातीन बातों में और लड़के अपने कानों में हैंडफ्री लगाकर मोबाइल पर आने वाले रील्स देखकर एन्जॉय करने में। लेकिन पता नहीं क्यों जानिश की निगाह बार-बार दरवाज़े पर जा रही थी। इसे अचानक याद आया था कि जब वो इसे वापस आया, इसने एक बार भी हुसन चाचा को नहीं देखा। वो कमरे से निकल टेरेस पे जाने आया तो बरीरा के कमरे का दरवाज़ा बंद था और हुसन चाचा का भी शाम की चाय का वक़्त हो चुका था इसलिए न चलते हुए भी तीखा और ज़ुमर चाय बनाने के लिए एसी वाले कमरे से निकली। बस कमरे से निकलना था कि इन्हें सुइयाँ चुभना शुरू हो गई थी। कहने को जानिश भी ठंडे कमरे से निकला था लेकिन वो सुइयाँ नहीं चुभ रही थी, इसकी सुइयाँ अलग थी। बल्कि सुइयाँ नहीं बरीरा नामी सुई वो इतनी तेज़ी से चुभ रही थी कि इसका बस नहीं चल रहा था। तेज़ी से नीचे जाकर इसका हाथ पकड़ के निकाला। इस लम्हे जानिश टेरेस पर खड़ा ताबिश को बरीरा के लिए कार की फ्रंट पैसेंजर सीट का डोर खोलता देख रहा था। ताबिश को पहली बार निगाह दिखते ही जानिश की पहचान किया था कि वो बाइक वाला लड़का है। ये वो कहाँ जा रही इसके साथ शाम के वक़्त वो और कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा था। वो थोड़ा वक़्त बाहर किया रहा था। इस लड़की को तो बाहर निकल आए थे। कभी बाइक पर जा रही है तो कभी कार पर। वो जज़्बा होकर फ़ौरन